नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 12 कर रहे हैं, कैदी और कोकिला। यह एक कविता है जो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। सबसे पहले हम इसमें कवि परिचय करेंगे, तो शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वह शिक्षक बने। तो बच्चों, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था और सन था 1889 और मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही यह प्राथमिक शिक्षक बन गए थे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। इन्होंने फिर प्रभा पत्रिका में संपादन शुरू कर दिया था। वह देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वह एक देशभक्त कवि थे जिन्होंने देश के विषय में कविताएं लिखी, पाठ लिखे, कहानियां लिखी। इन्होंने देशभक्ति के विषय में लिखी और यह एक प्रखर अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। यह भी एक पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हिम करिटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। आप सबको पता है, ये उस समय के कवि थे जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो यह अक्सर राष्ट्रीय भावना से संबंधित कविताएं लिखा करते थे ताकि लोगों में गुलामी के प्रति, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए जोश उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो और लोग आगे आए। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। जो इनकी कविताएं हैं उनमें स्वतंत्रता की चेतना तो मिलती है, लेकिन साथ में त्याग और बलिदान की भावनाएं भी मिलती है इनकी सभी रचनाओं में। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह पूरी तरीके से इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना जीवन अपने भारत, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। इस उपमान से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वह कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। वह कवि तो थे ही, एक रचनाकार तो थे ही, साथ ही वह देश की लड़ाई में भाग भी ले रहे थे। वह लगातार कोशिश कर रहे थे कि देश को आज़ादी मिले, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। उन्होंने भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और प्रकृति से संबंधित कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। चतुर्वेदी जी का, माखनलाल चतुर्वेदी जी का मानना है कि कविता में शिल्प से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भावों का होना, कि आप किस प्रकार के भावों को अपनी कविता के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने जो परंपरा से चली आ रही है छंदबद्धता, उनका भी अपनी रचनाओं में अच्छा प्रयोग, सही प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये था कवि परिचय। अब आते हैं हम इनकी कविता पे। इन्होंने जो कविता लिखी है वह है कैदी और कोकिला। यह कविता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता से हमें साफ पता चलता है कि जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, उनकी
जेल में क्या दशा थी, उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, सजाएं दी जाती थी। आप सबको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, वो कई बार जेल में भी गए थे। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो भाव प्रकट किए हैं वह उन्होंने स्वयं महसूस किए हैं। यहाँ पे वह एक कोकिला के माध्यम से, एक कोयल के माध्यम से और कैदी के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं। वह कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अब इसका भावार्थ है, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। एक स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल में बंद है, उसकी मानसिक दशा को वह यहाँ पर दिखा रहे हैं। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से अपने सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वह कोयल से कहता है कि हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे कैदी की मनोदशा को दिखाया गया है, जो एक जेल में बंद है। अब रात के समय अंधकार में उसे कोयल नजर आती है, तो कोयल को देखकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वह यहाँ पर पूछ रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश का कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? अब यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की जेल में क्या दशा है, उन्हें किस प्रकार रखा जाता है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता, मरने भी नहीं दिया जाता, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। भावार्थ,
इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है? क्या तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है? कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी और ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है? अब आगे देखिए, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना अर्थात चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। भावार्थ, कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोलू चलने की आवाज हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरखा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं, अर्थात हम अपनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। अब जो जेल में बंद कैदी है, उसे लगता है कि उसकी दुर्दशा को देखकर कोयल रो रही है, इसलिए वह उसे समझाता है कि ये जो तुम जंजीरें देख रही हो, ये तो हमारा गहना है और इन्हीं सब से जो हमें यातनाएं मिली है, इन्हीं सब से हमें दिन के समय एक आत्मबल मिलता है।
जिससे हम सभी काम खुशी से करते हैं और इसी से अंग्रेजों की जो अकड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है ताकि वो अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। अब इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है उसने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जाने वाली सारी करतूतें भी काली है और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है, अर्थात सब कुछ काला है। वे कहते हैं मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है वह भी काली है और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुकार और गालें भी सुननी पड़ती है जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। वह आगे कहते हैं इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, कवि यह नहीं समझ पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारगर के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फूट का संसार, तेरे गीत कहवावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहां एक ओर कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है क्योंकि वह आजाद है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपनी मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता।
फिर कवि आगे कहता है, कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। अब आगे देखिए, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। भावार्थ है इसका देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये था कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। यहाँ पे कवि ने कैदी और कोकिला के माध्यम से, एक कोयल और कैदी के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पूरे जीवन को हमारे सामने दिखा दिया है, और एक कोकिला के माध्यम से दिखाया कि एक कोयल भी किस तरह से हमारे अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके अंदर जोश पैदा करती है अपने गीतों के द्वारा। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।